चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर, तो आप लोगों का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो। जो लोग पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन को। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके 2023 के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहले प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी लोग। पहला प्रश्न आपके सामने है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा। पहले प्रश्न का आंसर करना है आप लोगों को। विटामिन B6 रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? देखो अब इस समय जो एग्जाम हो रहे हैं वहां पर आपको इस तरीके के प्रश्न आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। हर एग्जाम में आपको क्या हो रहा है, एक ना एक प्रश्न ऐसा मिल जा रहा है जहां पर आपको विटामिन के नाम पूछे जा रहा है। विटामिन B1 का, विटामिन B2, B3, B4, B5, B6, तो इस तरीके से आपको विटामिन के नाम पूछ लिए जा रहे हैं। तो बताना, विटामिन B6 की बात हो रही है, रासायनिक नाम क्या होगा? नियासिन होगा, पैरिडॉक्सिन होगा, साइनोकोबाल्मिन होगा या फिर राइबोफ्लेविन होगा? चलिए पहले प्रश्न का जल्दी से सारे लोग आंसर करना। तो क्या पूछा गया आपसे? विटामिन B6 पूछा गया है। पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। ठीक भाई, बात इतनी क्लियर है। अगर हम लोग बात करेंगे किसकी विटामिन, अगर हम लोग बात करते हैं नियासिन की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं? अगर हम लोग बात कर लेंगे नियासिन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। ठीक है, किसका? विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। अगर हम लोग बात करेंगे साइनोकोबाल्मिन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, राइबोफ्लेविन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये B2 का रासायनिक नाम हो जाएगा। अगर विटामिन B की बात करेंगे तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा आपका? तो रासायनिक नाम थायमिन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो रासायनिक नाम जो है ये थायमिन हो जाएगा। क्लियर भाई इतनी बात? तो ये सब आप ध्यान रखना। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे विटामिन B12, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? साइनोकोबाल्मिन हो जाएगा। विटामिन B12 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन हो जाएगा। विटामिन B की बात करेंगे, बी या फिर B1 कहो तो क्या हो जाएगा? थायमिन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, दूसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ग्रहों के गति के नियम से कौन संबंधित है? ठीक है, तो इनमें से कौन है जिसने ग्रहों से संबंधित नियम को बताया है? न्यूटन होंगे, आइंस्टाइन होंगे, फेरल होंगे या फिर कॉपरनिकस होंगे? कौन हो जाएंगे जिन्होंने, जो कि ग्रहों के गति के नियम से संबंधित है? चलिए दूसरे प्रश्न का जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर होगा? तो देखो ग्रहों के गति के नियम की बात की जा रही है तो दो दो आपके वैज्ञानिक हैं जिनके नाम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो हैं आपके केपलर। ठीक है, कौन होंगे? तो एक तो हैं केपलर और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे दूसरे कौन है? दूसरे हैं कॉपरनिकस। केपलर और कॉपरनिकस की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन दोनों वैज्ञानिक जो है, ठीक है, जो ये दोनों वैज्ञानिक हैं ये क्या हो जाएंगे? तो ये आपके ग्रहों के गति के नियम से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने बताया था, केपलर और कॉपरनिकस की बात करेंगे तो इन्होंने बताया था कि जितने भी ग्रह हैं वो क्या करते हैं? वो सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। सूर्य जो है ये हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में है। ठीक है, सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ क्या होगा? दीर्घ वृत्ताकार पर जो है सभी आठों ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं। तो ये बात केपलर और कॉपरनिकस ने बताई थी। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? आपने देखा होगा डिब्बा बंद जो है, डिब्बों में कई सारे खाद्य पदार्थ आते हैं। जैसे आपने देखा होगा रसगुल्ला जो होता है अब ये रेडीमेड आने लगा है, डिब्बे में आने लगा है। तो वो जो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ होते हैं उनके संरक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? साइट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या फिर एसेटिक अम्ल? तीसरे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। जल्दी से आंसर करते चलो भाई, क्या करेक्ट आंसर होगा? डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन बी आंसर कर रहे हो बिल्कुल करेक्ट जाओगे। ठीक है, तो बेंजोइक अम्ल जो है, ये जो बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक जो अम्ल है, इसका प्रयोग क्या होता है? इसका प्रयोग डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किया जाता है। तीसरे प्रश्न का ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
चौथे प्रश्न का आंसर कीजिएगा, मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करती है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तंत्रिका तंत्र की, जो आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, जो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क के साथ और कौन होता है, तो तंत्रिका तंत्र होगा, मस्तिष्क होगा, मेरुरज्जु होगा, या फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होगा। तो देखो मस्तिष्क के साथ, अब मस्तिष्क के साथ बात कर रहा है, क्या मिलकर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करेगा, तो तंत्रिका तंत्र तो होगा नहीं। मस्तिष्क का पहले ही ऑप्शन में दिया है, तो मस्तिष्क अब होगा नहीं। अब बचा आपका मेरुरज्जु और केंद्रीय तंत्र। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों मिलकर के क्या करते हैं, तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, चौथे प्रश्न का ऑप्शन सी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है भाई। कलर ब्लाइंडनेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, तो ये संक्रामक रोग है, उपार्जित रोग है, अनुवांशिक रोग है, या फिर जन्मजात है। क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस की बात करेंगे। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि आपको एक विशेष रंग जो है वो नहीं दिखता है, जैसे लाल और हरा रंग जो है देखने में समस्या होती है, तो ये रंग आपको नहीं दिखते हैं कलर ब्लाइंडनेस में। तो ये क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य होगा, संक्रामक है, उपार्जित है, अनुवांशिक है, या फिर जन्मजात है। करेक्ट आंसर क्या होगा, पांचवें प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुवांशिक है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस क्या है आपका, तो जो ये कलर ब्लाइंडनेस है ये क्या हो जाएगा, ये आनुवांशिक हो जाएगा। पांचवें प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री फाहियान किसके समय में भारत आया था, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। बताइएगा, जो चीनी यात्री है फाहियान, ये किसके समय में भारत आया है, हर्षवर्धन के समय में, गजनवी के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम के समय में। चीनी यात्री फाहियान किसके समय में भारत आया है, चलिए बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगर हम लोग हर्षवर्धन की बात करते हैं तो हर्षवर्धन के समय में क्या होगा, हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया है। ठीक है, कौन आया है, तो चीनी यात्री जो हेनसांग है ये आया है हर्षवर्धन के समय में। गजनवी के समय में अगर हम लोग बात करेंगे तो गजनवी के समय में कौन आया है, तो गजनवी के समय में अलबरूनी भारत आया है। ठीक है, गजनवी के समय में क्या होगा, गजनवी के साथ भारत कौन आता है, अलबरूनी आता है। चीनी यात्री फाहियान की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, तो इनके समय में चीनी यात्री फाहियान आता है। ठीक है, छठवें प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं। सातवें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, लोथल, मेहरगढ़, मुंडीगाक, या फिर कालीबंगा। क्या करेक्ट आंसर होगा बताइएगा। लोथल की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, और ये आपको कहाँ से मिलता है, तो ये गुजरात से मिलेगा। मुंडीगाक की बात करेंगे तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, और ये आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा अफगानिस्तान में, मुंडीगाक। अगर कालीबंगा की बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, और ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये राजस्थान में मिलेगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, मेहरगढ़ होगा। ठीक है, कौन सा होगा, तो मेहरगढ़ जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेहरगढ़ की अगर हम लोग बात करेंगे तो मेहरगढ़ कहाँ पर है, तो मेहरगढ़ जो है ये है आपका कहाँ पर, तो बलूचिस्तान में है। ठीक है, तो मेहरगढ़ जो है ये आपका बलूचिस्तान में है। ठीक है, और यहाँ से कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, प्राचीनतम साक्ष्य मिलेंगे। सातवें प्रश्न का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई बात, चलिए आगे बढ़िएगा। उपनिषद की बात करेंगे तो उपनिषद जो पुस्तकें हैं ये किस पर बल देती हैं, उपनिषदों में किसकी बात की गई है, धर्म पर बात की गई है, योग पर बात की गई है, विधि पर बात की गई है, या फिर दर्शन पर बात की गई है। अगर हम लोग उपनिषदों की बात करते हैं तो देखो इनकी संख्या कितनी है, 108 है, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद हैं जिनसे प्रश्न बनता है। जैसे एक आपका है मुंडकोपनिषद है। ठीक है, कौन सा है, तो एक आपका मुंडकोपनिषद है, जहां से क्या किया गया है, जहां से सत्य जयते लिया गया है। ठीक है, क्या लिया गया है,
तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, तो ये आपका एक उपनिषद है, संख्या कितनी है, 8 है, 108 है। और उपनिषदों में किसकी बात की गई है, तो दर्शन की बात की गई। ठीक है, किसकी बात की गई है, तो यहाँ पर दर्शन की बात की गई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई बात, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 9वें प्रश्न का आंसर करना है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया है। चलो, कोणार्क के सूर्य के मंदिर की बात करेंगे तो देखो, ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है और गंग वंश के राजाओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है, उड़ीसा में है, गंग वंश के राजाओं के द्वारा निर्माण कराया गया है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, तो ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर को गंग वंश के राजाओं ने निर्माण कराया है, उड़ीसा में है। कौन से राजा हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके नरसिंह देव वर्मन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई बात, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नरसिंह देव वर्मन जो है ये गंग वंश के राजा हैं, इन्होंने उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया है और कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन है। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा, बताइएगा पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन हो जाएगा। तो अबुल फजल है, अब्दुल कादिर बदायूनी है, अल बरूनी है या फिर दारा सिको है। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर पहले की बात हो रही है, पहला मुसलमान है, तो फिर क्या हो जाएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। बताइएगा बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होगा भाई, यहाँ पर आपको बताना है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान, करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अल बरूनी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो अल बरूनी जो है, अभी हम लोगों ने बात की थी कि अल बरूनी जो है ये भारत किसके साथ आता है, तो अल बरूनी जो है ये आएगा मोहम्मद गजनवी के साथ आएगा। ठीक है, किसके साथ, तो गजनवी के साथ अल बरूनी भारत आता है। और इसकी किताब की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी किताब कौन सी होगी, तो इसकी किताब का नाम है किताब उल हिंद। क्या होगा, तो किताब उल हिंद इसकी पुस्तक का नाम है और ये गजनवी के साथ भारत आता है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान है अल बरूनी। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वें प्रश्न का आंसर करना है, निम्नलिखित में से किसे मुख्य काजी बनाया गया था। बताइएगा, तो कौन सा मुस्लिम है जिसको मुख्य काजी बनाया गया था। दिल्ली में अगर हम लोग बात करेंगे तो किसे दिल्ली में मुख्य काजी बनाया गया था। ठीक है, अमीर खुसरो को, इब्न बतूता को, फिरोज शाह को या फिर जियाउद्दीन बर्नी को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर आपको 11वें प्रश्न का आंसर करना है, इब्न बतूता हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। इब्न बतूता जो है ये किसके समय में आते हैं, तो ये आएंगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आते हैं। कब आएंगे, तो ये आएंगे 1333 में आएंगे। कहाँ से आते हैं, ये आएंगे मोरक्को से आएंगे। ठीक से आएंगे, तो ये मोरक्को से है भारत में। ठीक है, याद रखिएगा भाई, तो ये कहाँ से आएंगे, तो ये मोरक्को भारत में आते हैं। कब आएंगे, 1333 में आएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आएंगे और मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको दिल्ली में मुख्य काजी बनाया था। इब्न बतूता की अगर हम लोग पुस्तक की बात, तो इनकी पुस्तक का नाम हो जाएगा रेहला। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रेहला है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है। तो कौन सा मुस्लिम इतिहासकार है, कौन से इतिहासकार हैं जिनको भारत का सादी कहा गया है। अमीर हसन, अमीर खुसरो, अबू तालिब कलीम या फिर चंद्रभान ब्राह्मण। क्या हो जाएगा भाई, कौन से इतिहासकार हैं जिनको भारत का सादी कहा गया है। 12वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे, हमारे ऑप्शन ए हो जाएंगे, अमीर हसन दहलवी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमीर हसन दहलवी जो हैं इनको भारत का सादी कहा जाता है। जितने लोग आंसर ए कर रहे हो बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाओगे भैया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना है सभी लोगों को, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें पहली बार, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो पहली बार है इन्होंने, शिवाजी राजे ने पहली बार मुगलों को किस युद्ध में हराया था। प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है। तो पुरंदर में,
रायगढ़ में, सलहार में या फिर सिवनेर में? क्या करेक्ट आंसर होगा? तो देखो सिवनेर की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिवनेर के किले में शिवाजी का तो जन्म हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? तो सिवनेर के किले में शिवाजी का जन्म हुआ था। रायगढ़ की अगर हम लोग बात करेंगे तो रायगढ़ में क्या हुआ? तो रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? तो रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, सलहार का युद्ध। तो ये सलहार का युद्ध कब हुआ था भाई? ये प्रश्न बन जाता है कि जो ये सलहार का युद्ध है ये कब हुआ था? तो आपका आंसर होगा 1659, 1659 में सलहार का युद्ध होगा। और इस युद्ध में पहली बार शिवाजी ने क्या किया था? मुगलों को पराजित किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ है, अगर आपसे पूछ ले शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ है, तो 1674 में। शिवाजी राजा तो बहुत पहले बन जाते हैं, लेकिन इनका राज्याभिषेक काफी बाद में होता है, 1674 में होता है। और अगर हम लोग शिवाजी राजे की बात करेंगे तो इनकी मृत्यु होती है 1680। कब होती है? तो 6 साल बाद 1680 में शिवाजी राजे की मृत्यु हो जाएगी। ऑप्शन हमारा सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। चंद्रमुखी में कौन सा समास है? चलिए बताइएगा। तो कहां पर अगर हम लोग बात करेंगे क्या होगा? चंद्रमुखी में कौन सा समास है? द्वंद्व होगा, बहुव्रीहि होगा, अव्ययी भाव होगा, कर्मधारय होगा। बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कई बार पूछा गया प्रश्न है। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। ठीक है, चंद्रमुखी की बात करेंगे तो कौन सा समास हो जाएगा? विशेषण विशेष की बात करेंगे। ठीक है, क्या होगा? तो जहां पर आपको विशेषण विशेष की बात हो वहां पर आपको कर्मधारय समास देखने को मिलता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी कर्मधारय समास हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अरण्य रोदन। ठीक है, अरण्य रोदन का अर्थ क्या होता है? तो इस मुहावरे की बात करेंगे, अरण्य रोदन की बात करेंगे तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? व्यर्थ प्रयास, स्वार्थ पूरा करना, केवल कल्पना करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो क्या होगा? जल्दी से सारे लोग बताना। अरण्य रोदन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस मुहावरे का सही अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा व्यर्थ प्रयास करना, अरण्य रोदन करना भाई। ठीक है, क्या करना? व्यर्थ प्रयास करना। ऑप्शन ए जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल आप लोग क्या हो जाओगे? आप लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना है। 16वें प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। राज्य शब्द की व्याख्या किसमें नहीं की गई है? तो कौन सा अनुच्छेद है जहां पर राज्य शब्द की व्याख्या नहीं की गई है? देखो नहीं आपसे पूछा जा रहा है, नहीं शब्द मेंशन किया है, तो बताना किस अनुच्छेद में राज्य शब्द की व्याख्या नहीं की गई है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 156। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलिए 16वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। कौन सा अनुच्छेद है जहां पर राज्य शब्द की व्याख्या नहीं की गई है? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 156 में राज्य शब्द की व्याख्या नहीं की गई है। अनुच्छेद 12 में हम लोग बात करेंगे तो मूल अधिकार के संदर्भ में, 36 में बात करेंगे तो नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में, और 152 की बात करेंगे तो राज्यपाल के संदर्भ में राज्य शब्द की चर्चा की गई है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट जाएगा। अनुच्छेद 156 में राज्य शब्द की बात नहीं की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बताइएगा। प्रश्न बहुत अच्छा है और पूछा गया प्रश्न है। तो चूहे के चाम से, ठीक है, चूहे के चाम का मतलब चूहे के चर्म से, ठीक है, चूहे के चमड़े से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका अर्थ क्या होगा? कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम करना, छोटा होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीमित साधनों से बड़े बड़े कार्य नहीं किए जाते भाई। बड़े कार्य करने हैं तो आपको संसाधन भी ज्यादा चाहिए। ठीक है, क्या होगा? साधन संसाधन दोनों आपको ज्यादा चाहिए। ठीक है, चूहे के चाम से, अब चूहे के चाम की बात करेंगे तो कितना चाम होगा, और उससे आपको नगाड़ा मढ़ना है तो हो पाएगा भाई। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ठीक है, बताइएगा। तो किसने यह विचार दिया था कि भारत में जो अंग्रेजों की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, ठीक है, तो ये घिनौनी है? बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने,
कार्ल मार्क्स ने या फिर एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ की बात करेंगे तो इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, एक बात ये ध्यान रखना, पूछा जाता है। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के पिता कहे जाते हैं, अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं एडम स्मिथ। और इनकी अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी एक पुस्तक है, कौन सी होगी, तो इनकी एक पुस्तक वेल्थ नेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑफ नेशन इनकी पुस्तक का नाम है, ध्यान रखिएगा, NATION, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन, तो ये इनकी पुस्तक का नाम है। अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ। यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, कार्ल मार्क्स होगा। और कार्ल मार्क्स की भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो उसको भी याद रखना, पूछा जाता है आपसे, क्या होगा, तो दास कैपिटल, ठीक है, क्या है, तो दास कैपिटल जो है ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इसी पुस्तक में इन्होंने क्या किया है, कहा है कि जो भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति है वो कैसी है, तो वो घिनौनी है भाई, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन माने जाते हैं, तो हरिजन अगर हम लोग बात करेंगे तो हरिजन क्या है, ये एक पत्रिका है और इस पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन माने जाते हैं, तिलक, गोखले, गांधी जी, नौरोजी। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, 19वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारे 19वें प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गांधी जी करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। तो हरिजन पत्रिका हो गया, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे और क्या, यंग इंडिया हो गया, ठीक है, क्या हो गया, तो इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो यंग इंडिया हो गया, ठीक है, नवजीवन हो गया, ठीक है, नवजीवन हो गया, यंग इंडिया हो गया, हरिजन हो गया, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ये सारी गांधी जी की पत्रिकाओं के नाम है, सभी को आप याद रखना, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, सब गांधी जी की पत्रिकाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं, जो सूर्य की सबसे बाहर वाली परत है तो उसको क्या कहते हैं। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करो भाई, जो सूर्य की सबसे बाहर वाली परत है तो उसको क्या कहा जाता है। क्या करेक्ट आंसर होगा, वर्ण मंडल कहेंगे, प्रकाश मंडल कहेंगे, किरीट कहेंगे या फिर स्थल मंडल कहेंगे। तो सूर्य की देखो सबसे जो बाहर वाली परत है इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं किरीट या फिर इसी को कहते हैं कोरोना, ठीक है, ध्यान रखना। सूर्य की जो सबसे बाहर वाली परत है इसको किरीट या कोरोना कहते हैं और इसका जो तापमान है वो लगभग कितना, तो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो किरीट या कोरोना ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21वें प्रश्न का आंसर करना है, निम्नलिखित में से किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे ज्वार भाटा, तो ये किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण आएगा भाई, पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी का देखो पृथ्वी का चंद्रमा पर। अब चंद्रमा पर तो ज्वार भाटा आता नहीं है तो ये तो वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। पृथ्वी का सूर्य पर, अब सूर्य पे तो ज्वार भाटा आता नहीं है तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। चंद्रमा का पृथ्वी पर और पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, तो देखो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका ज्यादा करेक्ट होगा, ठीक है। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों क्या करते हैं, दोनों सम्मिलित रूप से अपनी शक्तियां, अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी पर लगाते हैं तो पृथ्वी पर क्या होता है, पृथ्वी पर खिंचाव की स्थिति बनती है, ठीक है, क्या होता है, पृथ्वी पर खिंचाव की स्थिति बनती है। और जब ये खिंचाव की स्थिति बनती है तो क्या होता है, तो दीर्घ ज्वार भाटा आता है। सूर्य क्या करता है, सूर्य अपनी तरफ पृथ्वी को खींचता है और चंद्रमा क्या करता है, अपनी तरफ पृथ्वी को खींचता है। तो इस तरीके से जो खिंचाव की स्थिति आती है, जब दोनों सम्मिलित रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तब यहाँ पर क्या होगा, दीर्घ ज्वार भाटा आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं। तो सुनामी तरंगों की आप बात करेंगे, आपको पता है महासागरों में सुनामी जो है, चक्रवाती तूफान आते हैं, जो ये तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, समुद्र के नीचे भूकंप से, चंद्रमा के अभिकर्षण से, समुद्र में ज्वार से या फिर चक्रवातों से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 22वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही आंसर कर ले जाते हो, ठीक है। तो सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं, सुनामी जो तरंगे हैं तो ये किससे उत्पन्न होती हैं, 22वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, समुद्र के नीचे जो भूकंप आते हैं उनकी वजह से क्या होता है, उन्हीं की वजह से बड़ी बड़ी लहरें जो हैं
वो उठना शुरू होती हैं और फिर वही क्या करती हैं, आपके सुनामी तरंगों का रूप ले लेती हैं, सुनामी लहरों का रूप ले लेती हैं। तो समुद्र के नीचे जो प्लेट खिसकते हैं तो उनकी वजह से क्या होता है, भूकंप की स्थिति बनती है और उन्हीं से सुनामी तरंगों की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण हो जाता है तो वो किस में बदल जाती है भाई। ठीक है, आपको पता है कि चट्टानें क्या होती है, चट्टानों में रूपांतरण होता है। सबसे पहले आपकी आग्नेय शैल बनती है, फिर क्या होता है, फिर आपकी अवसादी, फिर रूपांतरित, इस तरीके से शैलों में बदलाव होता रहता है। तो जब हम लोग बात करेंगे ग्रेनाइट चट्टान की बात करेंगे, जब ग्रेनाइट चट्टान का कायांतरण होता है तो वो किस में बदल जाती हैं, संगमरमर में, फेल्सपार में, नीस में या फिर क्वार्टजाइट में। 23वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करो भाई, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होगा तो वो किस में बदल जाएंगी। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा, नीस। जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी एकदम बढ़िया वाला करेक्ट वाला आंसर है हमारा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 24वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। 24वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। तो कावेरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी, ताप्ती नदी। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। देखो विजयवाड़ा जो है ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। अब मैंने आंध्र प्रदेश बदना आपको बता दिया है तो फिर आपका तो आधा काम तो आसान हो गया होगा। अब आराम से आप बता ले जाओगे कौन सी नदी, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे, ऑप्शन बी कृष्णा नदी। ठीक है, तो विजयवाड़ा जो है ये आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा नदी के किनारे है। जितने लोग ऑप्शन बी कर रहे हो बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। अगर वही हम लोग किसकी बात करते हैं, अगर वही हम लोग हैदराबाद की बात कर लें कि जो हैदराबाद है तो ये हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मूसी नदी हो जाएगा। ठीक है, कौन सी नदी है, तो हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे है। तो इस बात को भी आप याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 25वें प्रश्न का आंसर करना है। भारत में चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। देखो जो चित्रकूट जलप्रपात है, ये चित्रकूट जलप्रपात जो है ये इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, कौन सी नदी पर है, तो इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है। और इस जलप्रपात को हम लोग नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। भारत का क्या कहते हैं, तो भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भारत में चित्रकूट जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात जो है ये इंद्रावती नदी पर है और इसको नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये किस राज्य में है ये आपको बताना है, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में या फिर बिहार में। करेक्ट आंसर क्या होगा, 25वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कहां पर है, तो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कहां पर, तो ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में जो है, ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 26वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। चलो इस प्रश्न का आंसर करो भाई, बताना। माइक्रो प्रोसेसर की बात करेंगे, किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या फिर चौथी पीढ़ी। तो माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं हम लोग, बताइएगा किस पीढ़ी का कंप्यूटर हो जाएगा। 26वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देखिएगा और आंसर कीजिएगा। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होती है। 27वें प्रश्न का आंसर करना है। 1 किलोबाइट जो होती है ये कितने बाइट के बराबर होती है, 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1 किलोबाइट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 1000 क्या हो जाएगा भाई, 1024 बाइट के बराबर होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर, 1024 बाइट के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 28वें प्रश्न का आंसर करना है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, इनपुट की बात करें तो जो इनपुट है होता है उसका आउटपुट के रूप में रूपांतरण कौन करता है भाई, मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस, बताइएगा। 28वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। प्रश्न बहुत अच्छा है, देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही आंसर कर ले जाते हो। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण
किसके द्वारा किया जाता है। आप जैसे क्या होता है, आप कोई चीज कंप्यूटर में क्या करते हो, अपने कंप्यूटर में अपने सिस्टम में इनपुट करते हो, 2+2 करते हो, तो फिर इसका आउटपुट जो है, ठीक है, आउटपुट क्या होगा भाई, आउटपुट होगा 4 होगा। तो ये जो 4 है, जो ये रूपांतरित रूप है 4 है, तो ये किसके द्वारा रूपांतरण किया जाता है, इनपुट को आउटपुट में कौन बदलता है। करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे, सीपीयू हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सीपीयू हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 29वें प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15 अगस्त 2023 को भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो आज भारत का स्वतंत्रता दिवस है, और बताइएगा 15 अगस्त की बात करेंगे तो आज 15 अगस्त 2023 है, और भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 75वां, 76वां, 77वां या फिर 78वां। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 29वें प्रश्न की बात करेंगे तो भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 77वां स्वतंत्रता दिवस हो जाएगा भाई। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 77वां स्वतंत्रता दिवस हो जाएगा। चलो 30वें प्रश्न की बात करते हैं। 30वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, विदेश मंत्रालय ने किस देश में रहने वाले भारतीयों को तुरंत उस देश को छोड़ने के लिए एडवाइजरी जारी की है। ठीक है, विदेश मंत्रालय की बात करेंगे तो विदेश मंत्रालय ने क्या कर दिया है, अभी इनमें से कोई एक देश है, वहां पर रहने वाले भारतीयों को तुरंत एडवाइजरी जारी की है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके उस देश को आप लोग छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो बताइएगा किस देश के संदर्भ में ये एडवाइजरी जारी की गई है, किस देश में रहने वाले भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय के द्वारा इस एडवाइजरी को जारी किया गया है, दिशा निर्देश को जारी किया गया है। मिस्र, सूडान, नाइजर या फिर कांगो। क्या करेक्ट आंसर होगा, 30वें प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नाइजर। जितने लोग आंसर क्या करोगे, जितने लोग आंसर नाइजर करोगे बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो जाओगे भाई। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भारत के किस शहर में पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, बताइएगा। तो कौन सा शहर है जहां पर क्या किया गया है, जहां पर WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। गांधीनगर, पुणे, भोपाल या फिर शिमला। WHO की बात करते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करते हैं, स्थापना हुई है कब, तो 1948 में इनकी स्थापना हुई है। और अगर हम लोग बात करेंगे मुख्यालय क्या हो जाएगा, तो इनका है जिनेवा में। ठीक है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा में है, और 1948 में इनकी स्थापना हुई है। बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गांधीनगर गुजरात में WHO ने भारत के जो है क्या किया है, पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, आयोजन किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, बताइएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी गई है। तो देखो एक ऑप्शन यहाँ पर ऊपर चलाया है, तो इसको भी ध्यान रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी गई है, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर जम्मू एंड कश्मीर में। क्या करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से 32वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कर दीजिएगा। तो 32वें प्रश्न का जल्दी से सभी लोग आंसर कर दो, क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी गई है। करेक्ट आंसर क्या होगा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो जाओगे। ठीक है भाई बात, तो ये आज का सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो। जो लोग पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करे। तो अभी के लिए बस इतना ही करता हूं। थैंक यू सो मच आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।